हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो पहला हफ्ता खत्म होता है मिशन 100 का और पहले हफ्ते को हम लोग फिनिश करेंगे अपने पहले चैप्टर को खत्म करते हुए। यह है मिशन और अगले हफ्ते भैया फिर से एक चैप्टर खत्म होगा। तैयार रहिएगा एकदम भैया, जोर शोर से। याद है ना? अब भैया मिशन भूल नहीं रहे हो ना यार? बार बार भी याद दिला देता हूँ। पता चला सर जानते हैं सर 1 तारीख का, हाँ 5 तारीख का बैच चालू हुआ सर, 10 तारीख तक आते आते ये सोच रहे हैं कि यार अगला हाँ मिशन 100 2.0 कब आएगा। ऐसा तो नहीं भाई हो सर, ऐसा फील तो नहीं आ रहा ना? अगर ऐसा फील आने लगा है तो बेटा एक बार सोच लो। फिर भी अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, अभी भी नीट की तैयारी मतलब उतनी स्टार्ट तो नहीं करी है। अभी तो बस एक चैप्टर चल रहा है। अगर थोड़ा भी मोटिवेशन कम लग रहा हो बेटा डिसिप्लिन की आदत डाल लो। इसीलिए बोल रहा हूं कि लेक्चर को टाइम पर ही देखो। कोशिश करो कि जिस दिन देखा लेक्चर उसी दिन खत्म कर लिया। ये नहीं सैटरडे का लेक्चर संडे को और संडे का लेक्चर मंडे को, भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब बोलेगा सर संडे का लेक्चर मंडे को क्यों? संडे को लेक्चर नहीं आता। अंदर ही अंदर सोचा होगा तुमने, अबे बुड़बक संडे को लेक्चर नहीं आता तो संडे को रिवीजन भी तो होता है, संडे को टेस्ट भी तो होता है। कहाँ किधर? संडे का लेक्चर, मास्टर गलत बोल रहा है। यही सब तुम अभी तुम्हारे अंदर ये आया होगा ना थॉट। पढ़ाई करो, संडे को भी पढ़ना है। संडे को लेक्चर नहीं है तो भैया लेक्चर के फॉर्म में 5-6 दिन जो कांड हुआ है, ये सब ये जो कर्म कांड हुआ उसको रिवाइज कौन करेगा? सर रिवीजन का हम सर बाद में सोचते हैं 2 महीने बाद। जब तक रिवीजन करने जाते हैं सब पीछे का सब सुपड़ा साफ हो चुका होता है। ये गलती मत कीजिएगा। खासकर डीपीपी के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें भी आप गलती कर रहे हैं, क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, प्लीज उसको बुकमार्क कर लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे भी बेटा मोबाइल है, स्मार्ट लोग हो तुम लोग यार, स्मार्ट जनरेशन के लोग हो। मोबाइल है उसके अंदर एक फोल्डर बना लो, मूल कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चन, चाहे वो टेस्ट के आ रहे हो, चाहे यहाँ क्लास के अच्छे क्वेश्चन हो, चाहे डीपी के अच्छे क्वेश्चन हो, 50-100 क्वेश्चन फिल्टर आउट कर लो ताकि रिवीजन करना हो। एकदम मोबाइल बना किस लिए है यार? ये मतलब टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का फायदा यही तो है कि भाई कोटा में खड़ा टीचर तुमको घर पे आके पढ़ा दे रहा है, तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। तुम भी ये सोचो कि हाँ भाई साहब मैं कैसे किस तरह से मैनेज करूं चीजों को, मैं कैसे मैनेज करूं भाई इन सब चीजों को। कि भाई जैसे मूल कॉन्सेप्ट के मान लो चैप्टर खत्म हो जाएगा मंडे को, तो भैया सारी इंपॉर्टेंट चीजें छाप ली कि हाँ यार ये क्वेश्चन है, इसमें सर ने इतने क्वेश्चन अच्छे लगे मुझे, ये वाले में फंसा था, ये वाले में सही हुआ था, ये वाले में गलत हुआ था। ऐसे करके दिमाग लगाओ, पक्का चले। बहुत हो गया मोटिवेशन यार, हाँ 2-3 मिनट निकल गया यार, इतना मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन चलो एज ए भाई ईमान मानता नहीं, टीचर है ना, अंदर का टीचर, ऐसा लगता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था किस टीचर, मैंने कहा यार भाई इस बार मिशन 100 में बच्चे आए तो हैं बड़े जोश में, देखो यार रिजल्ट वाले दिन इतने जोश में आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि एज अ टीचर हम लोग बार बार हर एक मतलब साल में कम से कम 5-6 बार बैच में तो जाते ही है, 5-6 बैचेज में जाते हैं। वहाँ हर एक दिन, पहले दिन तो भाई साहब जोश अलग लेवल पे, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन 10वें दिन बच्चा ये पूछा सर यकीन 2.0 के बाद यकीन 3.0 कब आएगा, बैकलॉग हो गया है। बेटा ये सब अगर आपके मन में आने लगा तो अब पीछे मुड़ने का टाइम जा चुका है, सच बता रहा हूँ जा चुका है। कोशिश करिएगा एकदम फोकस बना के इधर ही फोकस करने का। तो चलो भाई साहब आज चैप्टर को खत्म करेंगे एकदम तगड़े ढंग से भाई साहब। उसके बाद आज से लेकर मंडे तक भैया एनसीईआरटी की बातें छोड़ेंगी नहीं। हाँ एनसीईआरटी हम एकदम बताएंगे, एनसीईआरटी की सारी चीजें आपको कराएंगे, हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी से लेकर जो भी एनसीईआरटी में दिया है वो सब कराएंगे आपको। तैयार रहिएगा, हाँ जिनके मन में जो भी अरमान हो बेटा वो तैयार रहिएगा। लेकिन आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स भैया क्या होते थे? भैया मैंने आपके कंसंट्रेशन टर्म्स में लास्ट क्लास में ही करा दिया है। कौन सा सर? हमने परसेंटेज टर्म्स कर लिया था। अब मैं इसका मीनिंग ये मान के चल रहा हूं कि मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, सर मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम एंड सर वॉल्यूम बाई मास, ये चारों का मीनिंग अब आपको आता होगा। परसेंटेज टर्म्स की बात करेंगे तो बेटा ये होता है। सर अगर सेकेंड टर्म की बात करें फ्रैक्शन टर्म्स की, तो फ्रैक्शन टर्म्स में भी हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। फ्रैक्शन टर्म्स क्या होता था? सर मास फ्रैक्शन हो गया, सर फ्रैक्शन टर्म की वैल्यू जो होती थी मास फ्रैक्शन हो गया, सर वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया, मास फ्रैक्शन हो गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया, और क्या हो जाएगा सर हम लोगों के पास मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन काम का। सर ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करेंगे, सर ये आ जाएगा।
यही था मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड थर्ड वन हमारे पास कौन सा आ गया था, पार्ट टर्म्स आ गए थे। थर्ड वन कौन सा आ गया था, पार्ट टर्म्स आ गए थे। पार्ट टर्म्स क्या थे, पार्ट्स पर मिलियन था, पार्ट्स पर मिलियन था, पार्ट्स पर मिलियन, सर इसको पीपीएम बोल दिया। पार्ट्स पर बिलियन था, पार्ट्स पर बिलियन था, सर पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी बोल दिया। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी कर लिया था, स्टोइकियोमेट्री कर ली थी, लिमिटिंग रिएजेंट कर लिया था, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज, फ्रैक्शन, पार्ट टर्म्स ये सब फिनिश कर लिया था। पक्का याद है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि सर आज 10 तारीख हमने सोचा 10वें दिन जाके एकदम मतलब हाँ दिमाग खुलेगा, ऐसा देख लो सर, यहां पर देख लो सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कर लिए थे। तो आज से हम लोग अभी जो कंसंट्रेशन टर्म्स करने वाले वो मेजर 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। उनमें से पहला कंसंट्रेशन टर्म दैट इज नोन एज मोलालिटी। बेटा मोलालिटी देखो तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, सर मोलालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर, सर स्मॉल लेटर किससे, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलालिटी की बात करेंगे तो स्मॉल लेटर एम हो गया। मोलालिटी भैया किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर तुमसे बोला जाए सर मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of, number of moles of solute, number of moles of solute present in, सर present in, सर 1 kg या फिर हम क्या बोल देंगे 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, इसका ये रिप्रेजेंट कौन करता है, मोलालिटी। अगर कहीं मोलालिटी वर्ड यूज किया जा रहा है बेटा, अगर कहीं मोलालिटी वर्ड यूज किया जा रहा है तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू, सर मोलालिटी वर्ड अगर कहीं यूज हो रहा है तो वो देख लो कैसे यूज हो रहा है। मोलालिटी वर्ड अगर कहीं यूज हो रहा है तो वो ऐसे लिखा जाएगा, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ये किसमें, मोल में, ये किसमें, केजी में, ये देख लो ये मोल में, ये केजी में। भैया एक काम करो, इसका कोई यूनिट पूछ दे, यूनिट ऑफ मोलालिटी, तो देख लेना यूनिट अगर कोई पूछ दे तो मोल पर केजी बोल सकते हो, इसको और एक एंगल से लिख सकते हो मोलल या फिर स्मॉल एम यूनिट, याद रखिएगा मोलल मोल पर केजी। तो ये भैया यूनिट हो जाएगी। मोलालिटी की यूनिट मोल्स पर केजी। मोलालिटी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर कह रहे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी बेटा 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट के मोल्स है, ठीक है। अगर आप इसके फॉर्मूले को देखो थोड़ा सा और कर दे, अगर मास को ग्राम में दिया हुआ है, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन, अगर वो ग्राम्स में दिया हुआ है, अगर वो ग्राम्स में दिया हुआ है, देन याद रखिएगा भाई साहब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया है तो भैया उसको कितने से डिवाइड करते हो कि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। सर कितने से डिवाइड करते हो कि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितने से डिवाइड करोगे कि केजी में कन्वर्ट, अगर ग्राम में दिया है तो कितने से डिवाइड करोगे, 1000 से, तो केजी में कन्वर्ट होगा। मतलब ध्यान से देखिएगा, मोलालिटी का एक नया फॉर्मूला बता रहा हूं, मोलालिटी का नया नहीं मतलब उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके, अगर मैं यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के बदले अगर मैं ऐसा लिख दूं मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिख दूं, बेटा ये केजी के बदले ये उठा के रख दूं तो 1000 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। 1000 कहां चला जाएगा बेटा, यहां चला जाएगा। तो देख लो मोलालिटी का ये फॉर्मूला। अगर मोलालिटी का एक और फॉर्मूला लिख दूं, देख लीजिएगा भाई साहब, मोलालिटी इज इक्वल्स टू, सर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका बेटा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन, सर ये क्या होगा, मोलर मास ऑफ, क्या ऐसा लिख सकता हूं? सर मोलालिटी का ये भी एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है,
मोलालिटी का ये भी एक फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अरे भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे मेरी मर्जी है भैया, बार बार, क्योंकि ये अगले चैप्टर में भी यूज होगा। तो मोलालिटी का फॉर्मूला देख लो, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ये देख लो। अगर केजी में है तब तो ये फॉर्मूला, नहीं तो अगर ग्राम में है बेटा ये देखिएगा, अगर ग्राम में हुआ तो उधर 1000, और नहीं तो मोलालिटी का बेटा ये फॉर्मूला। सर देख लो, मोलालिटी के सारे फॉर्मूले को अगर एक लाइन में याद रखना है तो ऐसे लिख लो। सर मोलालिटी के सारे फॉर्मूले आपके लिए एक जगह समराइज हो गए। बस एक चीज याद रखना, 2 और 1 का मीनिंग याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर पे हाँ 2 से 2 काट दिए, 1 से 1 काट दिए, भाई ऐसा मत कर देना, ठीक है ना, ये मत करना। W2 का मतलब कल ही लिखवाया था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M2 का मतलब गिवन मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सर ये चीज ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। मोलालिटी बेटा सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इवन मोलालिटी को पढ़ते पढ़ते ध्यान रखिएगा रिलेशन। अब देखो बेटा, यहां पर हम डेरिवेशन नहीं करेंगे तो हम सीधा सीधा चीजें कुछ रिलेट करते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा इसका रिलेशन क्या होता है। बेटा आप जितना कम टाइम बचा है उतना कम डेरिवेशन पे टाइम लगाएंगे, क्योंकि जरूरत है नहीं आपको एग्जाम हॉल में। और जेई मेंस वाले तो लगातार इस जो छोटे छोटे ट्रिक्स बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, रिलेशंस बता रहा हूँ, इस पे जेई मेंस लगातार आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एनटीए वाले कभी नीट में भी डाल सकते, तो सीधा रिलेशन याद रखिएगा। मोलालिटी का फॉर्मूला बेटा ये देख लो, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या करते हैं सर? इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सर अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया है तो आप चाहो तो इसको नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो लिख सकते हो, क्योंकि भैया कल का नोट जिन्होंने बनाया हो, फॉर्मूला लिस्ट बनाई हो, बेटा एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मूला लिस्ट को देख लीजिए। सर मोल फ्रैक्शन का रिलेशन मोलालिटी के साथ, अब बेटा देख लो सर मोलालिटी का फॉर्मूला, अब कोई जानते हो कैसे लिख देगा? ये देखना, अब भाई साहब देखो डराने के लिए, मार्केट में जानता है भाई, हाँ आजकल तो वो भी चलता है ना, कौन सा टेलीग्राम पे शेयर करता है आजकल सब। हम इसी चक्कर में भैया टेलीग्राम छोड़ गए, क्योंकि भैया टेलीग्राम पे ज्यादा मतलब ऐसी हालत हो जाती है, इतना ज्यादा पीडीएफ फाइन लगता है ना फालतू। हाँ एक तो मैसेज डालने वाले बड़े अलग टाइप के डालते हैं, इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। अब मैंने कहा भाई पढ़ लेता हूँ, कहीं ऐसा ना कोई बहुत बड़ा ज्ञान निकल जाए। हाँ हाथ से पता चला बच्चे बोले सर आपको ये नहीं आता है। हाँ तो भाई साहब वहां पर ऐसे ऐसे मतलब मैंने टेलीग्राम इसलिए बायकॉट किया, एक तो टेलीग्राम में थोड़ा सा मतलब गलत मैसेज भी बहुत आते रहते हैं, वो पता नहीं हैक हो जाता है या पता नहीं क्या सीन रहता है, बट उस एक चक्कर वो भी था। और दूसरा ये भी था कि यार बहुत डिस्ट्रैक्शन था, मेरे लिए तो बहुत था, क्योंकि भाई कोई बच्चा कुछ भी भेज रहा है, कोई भी पेपर कुछ भी, मतलब भाई वहां पर क्या है, मतलब ठीक है हो सकता है बहुत सारे लोगों का बिजनेस आइडिया। अब देखो वहां पर देखो, अब बता रहा हूं तुम्हें, कुछ लोग बोलेंगे सर आप बताइए, आप खाली एक ही फॉर्मूला बताए सर, Chi2 बाई Chi1 इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बताए फल पता है सर? हाँ फलना टीचर जानते हैं सर, ऐसा ऐसा 2 फॉर्मूला लिखवाए, 2 नहीं 3 फॉर्मूला लिखवा दिए। बताइए आप ये फॉर्मूला तो बताए ही नहीं। बेटा देख लो, क्या हम Chi1 को 1 माइनस Chi2 नहीं लिख सकते? मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का अगर पता नहीं है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस Chi2 नहीं लिख सकते भैया मोल। अब तुम बोलो सर गजब फॉर्मूला लिखवाए, ध्यान सुनना एकदम भैया याद रखना, मैं सीधा सीधा ये देखो 1 माइनस Chi1 इंटू 1000 अपॉन क्या लिख देंगे? M1 लिख देंगे। अब तुम बोलो 1 2 3 4 5, हाँ सर जान रहे हैं गजब फॉर्मूला लिखा है। सुनो एक बात बताता हूं, एक लाइन ये याद रखना है एग्जाम हॉल में, ये वाला नोट्स में ये होना चाहिए अगर 2 और 1 का मीनिंग क्लियर है तो, और दूसरा ये होना चाहिए। इसके अलावा ये सब रटने चल गए, समझ रहे हो, एकदम बगल में मोटी किताब रखना, जोर से मारना एक बार, ठीक है? एग्जाम हॉल में ये सब 2 और 1 मत रटना, सीधा ये याद रखना, एक फॉर्मूले पे काम हो जाएगा, ये सब टाइम पास है, ठीक है? तो मोलालिटी के अंदर भैया सीधी सी बात यह है, मोलालिटी किसी का भी दिया है, जैसे अगर मान लो ऐसा दिया है 3 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन, 3 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? ये कहना क्या चाहता है?
ये कहना क्या चाहता है 3 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन कहना क्या चाहता है? क्या हम इसको देख के इसके भावनाओं को समझ सकते हैं कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि भैया 3 मोल किसके प्रेजेंट हैं? NaOH के। सर ये कैसे पता चला? एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है। एक्वस मतलब ऑब्वियस सॉल्वेंट कौन है? पानी। 3 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 3 moles of NaOH is present in। सर इसको क्या लिख दे? 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिख दिया जाए। पानी सॉल्वेंट है, उसके रिस्पेक्ट में 1 kg में 3 मोल NaOH का प्रेजेंट है। अब मैं चाहूं तो जो चाहूं वो पूछ सकता हूं। अब पता चला सर एक तो कुछ हाँ कुछ देखो एक फॉर्मूला बता दो, एक नया फॉर्मूला बता। बेटा ध्यान से सुनना, एक नया फॉर्मूला बता रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का। बेटा ऐसा फॉर्मूला तुम्हें शायद ही देख लो, ये मेरे नाम पे, हाँ इसका भी नाम लिख देना, मोलालिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मोलालिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कर देना बेटा, अगर तुम केजी में लोगे तो। और अगर बाई द वे ग्राम में दिया है तो भैया ग्राम के लिए क्या करोगे? अब तुम बेटा इसको भी रट मत लेना, सच बता रहा हूं रे, रुक जा, रटना मत इसको। क्यों? अरे एक बात बता सर, मैंने नया फॉर्मूला नहीं लिखा, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बेटा बहुत सारे लोग ने डर जाते, बोलते अरे सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में गजब फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला। बेटा क्या बोला? एक लाइन और दूसरी लाइन अगली वाली, इसके अलावा फॉर्मूला नहीं है। अब ये तुमसे कोई मजे ले रहा है, भाई जान रहे हैं सर, हाँ जान रहे हैं सर, इसको भी नंबर ऑफ मोल्स बेटा केजी में, अगर ग्राम में लिखोगे ये देखो डिवाइड बाई 1000। समझ चमका कि नहीं चमका? ट्यूबलाइट जली बेटा दिमाग की कि हाँ ये कुछ तो है। हाँ ऐसा तो भाई देखो तो 1 2 3 4, हाँ देखो तो बदमाशी 5 6 7 8, ऐसे इतना सारा फॉर्मूला 9 10 ऐसे फॉर्मूला लिखवा दिए। बेटा सच्चाई ये है कि बहुत इजी सी चीज होती है, चुपचाप क्वेश्चन करो कैलकुलेट कितना होगा। मोलालिटी बतानी है। मोलालिटी के बेटा फॉर्मूला क्या होता है? अब मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग, मास दिया है तो हम मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर भैया मोल्स दिया होता तो मोल्स वाला। कुछ लोग ये बोलते हैं सर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बेटा मास दिया है सॉल्यूट का, मास दिया है, मोलर मास दिया है, सर सॉल्वेंट का भी हम सब लोग देख रहे हैं मास ही दिया है। तो सर शुरू हो जाओ, 10/18 आ जाएगा, दैट विल बी 5/9। 5/9 इज सर 0.5 टाइम्स 56 आ जाएगा, 0.56 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे 0.56 आ जाएगा। अब एग्जाम हॉल में इतना ही टाइम, इसको एक लाइन में ही करना, ऐसा नहीं कि अब देखो कुछ लोगों को क्या दिक्कत होती है, एग्जाम हॉल में जाके फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, वहां पे जाके रट रहे हैं आप मोलालिटी पढ़ाया था रे, हाँ पता है मोलालिटी मिशन 100 में पढ़ाया थे कि उस बैच, बट सब जगह मोलालिटी यही था। ठीक है, बस तुम्हें एक लाइन में उस टाइम पर कॉन्फिडेंटली ये सब टिक कर पाओ, उसके लिए फॉर्मूला पूरा का पूरा एकदम दिमाग में सेट हो तो बेटा एकदम स्टार्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। सर मोलालिटी दी हुई है, किसकी? मोलालिटी सॉल्यूशन की दी हुई है। मोल फ्रैक्शन बताओ। सर मोल फ्रैक्शन क्या लेंगे? सॉल्वेंट का। सर मोलालिटी का फॉर्मूला chi2 अपॉन chi1 इंटू 1000 अपॉन m1 था। सॉल्वेंट कौन है? पानी है, एक्वस मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी। सर मोलालिटी का फॉर्मूला 3, सॉल्वेंट का निकालना है तो x ले लो, इसको क्या ले लोगे? 1 - x इंटू 1000 अपॉन ये कितना हो गया? 18। सर ये कितना हो गया? अब सॉल्व कर लो। सर ये कितना हो गया? x की वैल्यू कितनी आएगी? 1000 अपॉन 1054। सर अप्रोक्सीमेटली, अब इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, सीधा सीधा आंसर टिक मारूंगा। तो मोलालिटी जो होती है बेटा देख लो, मोलालिटी जो होती है 0. कितना आ जाएगा? 95 m आ जाएगा, मोलालिटी इतना निकल जाएगा। तो ये मोलालिटी का क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करना, एक एक लाइन के क्वेश्चन से बेटा, सच्चाई बता रहा हूं, आप जाओगे ना एग्जाम हॉल में आपको इससे ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देख लो। मोलारिटी की बात कर रहा हूं, मोलारिटी क्या होता है? सर मोलारिटी में क्या होता है? तो मोलारिटी थोड़ा अलग टाइप का, इसको क्या है कोई देख लो, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर कैपिटल लेटर M। ये देख लो कैपिटल लेटर, सर ये क्या हो गया? M हो गया।
कैपिटल लेटर क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, कैपिटल लेटर एम। ये मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कहीं पर बोला जा रहा है। अगर आप मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कहीं बोल रहे हो, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कहीं बोल रहे हो, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में एक बात बोलूंगा कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे वहां हो रहा था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सर ये किसमें प्रेजेंट होगा, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सर 1 लीटर, ये देख लो, या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि भैया 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में मोलारिटी डिफाइन होता है। मतलब मोलारिटी की अगर बात की जाती है तो मोलारिटी बेटा सिंपल सा, सर कोई पूछेगा बस छोटा सा डिफरेंस है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां भी लेते हैं, वहां भी ले रहे थे, बस यहां पर वॉल्यूम लेंगे और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेंगे, किसमें, लीटर्स में, ये क्या होगा, मोल्स में बेटा। बस ये देख लो, जैसा वहां कर्म किया था वही सेम चीज, इसका यूनिट देख लो बेटा, इसको क्या लिखोगे, मोल्स पर लीटर लिखोगे, इसको मोलर लिखोगे, ये क्या होगा सर, कैपिटल एम से डिसाइड होगा। तो जैसे वहां पर किया था वैसे ही यहां पर यूनिट देख लो, कैपिटल एम आ गया, मोलारिटी मोल्स पर लीटर, मोलर और एम आ जाएगा। तो मोलारिटी ऐसे निकाल सकते हैं, मोलारिटी ऐसे निकाल सकते हैं। फिर यहां पर भी एक लाइन लिख रहा हूं, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, अगर ml में दे दिया तो, मिलीलीटर्स में दे दिया तो, ml में दे दिया तो, ml में दे दिया तो, उस केस में क्या होगा सर, अगर ml में दिया है तो बेटा देख लो। अब कोई बोले सर बहुत फॉर्मूला, बेटा एक फॉर्मूला जो आज कराया गया है उसी का ये जुड़वा भाई है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स हो जाएगा। तो आप लीटर्स के बदले, लीटर्स वाले फॉर्मूले के बदले ये पुट करोगे सर मोलारिटी का, देखो भैया नया फॉर्मूला देख रहे हो, मास्टर कम फॉर्मूला थोड़ी ना लिखवाता है गाइज, ये देख लेना सर, ये देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में पुट कर दिया तो बेटा देख लो, लीटर के बदले ml में पुट करोगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर से मोलारिटी का एक नया फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा। अब ये गेम समझना सर, सामने बस मजे ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम बाई, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में ले लेंगे, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सर ये मोलारिटी का दूसरा फॉर्मूला डन। आप चाहो तो मोलारिटी के फॉर्मूले को मैं अब ऐसा लिखना चाहता हूं, मोलारिटी के फॉर्मूले को मैं ऐसा लिखना चाहूं तो आप मोलारिटी के फॉर्मूले को N2/V, आपको ये याद रखना है। अब एग्जाम हॉल के इतने पास बेटा आप इतना ही याद रखो, यही आपके लिए सर बहुत ज्यादा है। आप इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बहुत है। यहां देख लो, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसमें, ml में। सर ये फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देगा। तो मोलारिटी ऐसे होता है। मोलारिटी किसको बोलते हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, अगर लीटर्स में है तो। अब यहां पर देखोगे, यहां पर भी फिर से एक नया फॉर्मूला बता रहा हूं, संभलना खुद को। अरे भैया देखो, यहां पर एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर कोई बोल दे, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कोई बोल दे तो क्या आप ऐसे निकाल सकते हो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर, या फिर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम किसमें ले लो, अगर ml में लोगे तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो भैया कैसे निकालोगे सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, या फिर अगर लीटर के बदले ml में दिया है तो बेटा डिवाइड बाई 1000। और ये जो 1000 से डिवाइड कर रहे बेटा 10 की पावर -3, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं सर, उस मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मिली मोल्स भी लिख सकते हैं, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। अगर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ml में आ गया
तो उसको बेटा हम क्या लिख देंगे, क्योंकि बेटा वो 1000 से हमेशा डिवाइडेड है, 1000 से हमेशा डिवाइडेड है, तो उसको हम लोग मिली मोल्स भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग मिली मोल्स भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा सर, ये कर पाएंगे, ये देख लीजिएगा। ये छोटी मगर मोटी बातें हो पाएंगी, मोलारिटी की कहानी समझ पाएंगे कि सर मोलारिटी क्या होती है, एक मोल। अब कोई बोले सर फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, फिर से बोल रहा हूं बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है। चाहो तो ये भी एक ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ये सब वही घूम घूम के बात चल रही है, अलग अलग तरीके से एक ही चीज को समझाने की कोशिश चल रही है। तो मोलारिटी की बात कर रहे थे हम लोग। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये बात हमने आपको बताई। मोलारिटी जो होता है बेटा, स्पेशली मोलारिटी के साथ क्या होता है कि मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, मोलालिटी कैपिटल एम, मोलारिटी हो कैपिटल एम, मोलालिटी स्मॉल एम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनके बीच का रिलेशन देख लो कैसे रिलेशन होता है। याद रखना, सीधा सीधा एग्जाम हॉल में, मतलब जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन देखोगे ना बेटा, तो वहां पे यही भरे पड़े, इसी के क्वेश्चन दिए हुए। सर क्या होता है, सर अब यहां पर याद रखिएगा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 टाइम्स मोलारिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला 1000 टाइम्स मोलारिटी, 1000 टाइम्स डेंसिटी, 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इतना बड़ा फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो पाए तो भैया यहां पर एक सिंपल सा तरीके से लिख देता हूं, बस सिंबल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कैपिटल एम स्मॉल एम सब बराबर मान लो। सर 1000 टाइम्स डी एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको जैसे याद रहे, आपको बड़े वाले फॉर्मूले से याद रहे बड़े वाले से याद रखिए, छोटे वाले सिंबल्स याद रहे छोटे वाले सिंबल्स याद रखिए। एग्जाम हॉल में आपका टाइम सेव हो जाएगा अगर आपको ये रिलेशंस याद हैं तो, कि भैया मोलारिटी और मोलालिटी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अभी जरूरत है नहीं आपको डेरिवेशन की, मैं बता रहा हूं, चुपचाप इसको यूज करते चलो। हाँ पता चला सर डिराइव करे, काहे का डिराइव करने जाए, नहीं निकलेगा क्वेश्चन आ जाना, फिर डिराइव करा देंगे। अभी क्वेश्चन करना है ना जल्दी जल्दी, तो भैया डिराइव के चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप अपना देखो। ये एम क्या है, मोलारिटी, M2 का मतलब मोलर, ये M2 M1 सब याद है ना भाई प्लीज। हाँ पता चला मैं ऐसे बता रहा हूं, पता चला M2 M1 पता ही नहीं है। सर ये देख लीजिएगा, जिन लोगों को भी लगता है पिछली क्लास में लिखवाया था। मोलारिटी का एक और रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी परसेंटेज मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मास सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनके बीच का भी रिलेशन याद रखिएगा। ये कैसे निकलता है, ये देखो, मोलारिटी मास परसेंटेज सॉल्यूट का इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, सर इसका छोटा फॉर्मूला आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, 10xt/m2। तो सर आप ये रिलेशंस भी याद रखिएगा। मोलारिटी का मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और डेंसिटी के साथ ये रिलेशंस होते हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे, विद इन सेकेंड आप कर सकते हो बिना कुछ ज्यादा इधर उधर गए हुए, ठीक है। अच्छा मोलारिटी के साथ दिक्कत ये नहीं है कि मोलारिटी आ रही है, मोलारिटी के साथ क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें। मोलारिटी में एक कॉन्सेप्ट आता है, मोलारिटी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूशन और मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। अगर डाइल्यूशन कर रहे हो या किसी सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। आप पानी ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सर रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आप क्या करोगे सर, वॉल्यूम कम करोगे सॉल्वेंट का या ज्यादा करोगे।
ये चीज याद रखिएगा कि भैया एडी डाइल्यूशन करो चाहे सॉल्यूशन करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, डाइल्यूट करो चाहे कॉन्सेंट्रेट करो, इन दोनों केसेस में एक चीज क्लियर है कि सर डाइल्यूट करो चाहे कॉन्सेंट्रेट करो, क्या कांस्टेंट रहेगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। मतलब यहां पर एक चीज कांस्टेंट है कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू m2 इनटू v2। सर डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन का केस जब भी आए, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मोलरिटी ऐसा बोल सकते हैं, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मोलरिटी और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे सर, यहां पर मोलरिटी और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे सर, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। मोलरिटी और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे ऐसा ग्राफ बन जाएगा। मोलरिटी और वॉल्यूम का ग्राफ इनवर्स का रिलेशन वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये इनवर्स का रिलेशन बना लेना, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डन। m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 कर सकते हैं। डन। अब देखो डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, अब आता है मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। अगर आप सॉल्यूशंस को भी मिक्स करते हो ना बेटा, देखो अलग अलग सॉल्यूशंस को, जैसे मान लो ये m1v1 है, इसकी मोलरिटी m1v1, इसकी मोलरिटी m2v2, अगर इनको मिक्स करते हो और यहां पर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे सर, ये भी कांस्टेंट रहेंगे, या हम बोल देते कंजर्व्ड रहेंगे। ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड रहेंगे। मतलब जितने इनिशियल मोल्स आप मिक्स कर रहे हो, देखो बेटा आप इसमें कितने इनिशियल मोल्स हैं, इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं m1v1, इसके मोल्स कितने हैं m2v2, क्योंकि बेटा सॉल्यूट चेंज तो होगा नहीं। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई v मिक्सचर। इन जनरल याद रखना, इन जनरल याद रखिएगा, जब कुछ नहीं दिया है तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो होता है बेटा v1 प्लस v2 होता है। और सर कभी कभी इन सम क्वेश्चंस, इन सम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन होगा। ऐसे नॉर्मल केस में वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर v1 प्लस v2 ले लेते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आप मिक्सिंग कर रहे हो, जब भी आप मिक्सिंग कर रहे हो सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट शुरुआत का और बाद का दोनों जगह का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब जितना शुरुआत में उतना ही बाद में रहने वाला है। डन हो जाएगा सर। तो डाइल्यूशन और मिक्सिंग। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कोई बोले सर एसिड बेस का केस, वेट नॉर्मलिटी आने वाली है, जल्दी बताऊंगा। एसिड बेस का केस जहां पर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है जहां पर सिंपल जिंदगी, एक बंदे ने अपना टैंक का सॉल्यूशन बनाया, एक बंदे ने अपना टैंक का सॉल्यूशन बनाया, दोनों ने मिला दिया, टैंक टैंक को मिला दिया, मतलब चीनी पानी का सॉल्यूशन चीनी पानी के साथ मिला रहे हैं। एसिड और बेस का सॉल्यूशन जहां आता है, जहां न्यूट्रलाइजेशन होती है, उसमें ये फॉर्मूला अलग टाइप से आता है, वहां नॉर्मलिटी से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए नॉर्मलिटी पे जाऊंगा। पहले मोलरिटी की बात कर लेते हैं कि मोलरिटी की कहानी ये होगी। सर मोलरिटी के रिलेशंस देख लो, मोलरिटी के रिलेशंस देख लो, मोलरिटी की सारी कहानी देख लो। आ जाओ भैया मोलरिटी कैलकुलेट करो। अरे ये वाला क्वेश्चन अभी कैसे आ गया यार, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ी देर बाद, ये सबसे लास्ट में, इसको हाँ नॉर्मलिटी से पहले नहीं, ये क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन का मोलरिटी निकालिए, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है,
खटाखट वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सर आपके पास कौन सा फॉर्मूला, मास दिया है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मास दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। सर कितना मास दिया है ग्लूकोज का? 1.8 ग्राम। कितना मास दिया है? 1.8 ग्राम। टोटल मास कितना है? 180। 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया ml में? सर 200। यही होगा। सर ये देख लो, सर ये कितना हो गया? 10। 1/20। 1/20 बेटा क्या कहलाता है? 0.05 m। बेटा वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं। अब धीरे धीरे आदत हो जानी चाहिए भाई, हमेशा एक ही चीज को रिपीट करने की आदत मत डालो। हाँ मोटिवेशन एक तो रोज दिन आके रिपीट कर रहा हूं कि कहीं भूले नहीं, कोई भटके नहीं। अब ये भी चीज बेटा आप छठा दिन हो गया, आज 6th डे हो गया, अब तो 7वां लेक्चर आने वाला है, थाला फॉर रीजन आने वाला है। तो भैया उससे पहले आदत लग जाए कि हाँ सर की क्लास में क्वेश्चन दिखा, चुपचाप वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, आंसर मैच करो, आगे निकलो। सही हुआ तो आगे निकलो, गलत हुआ तो मोटी किताब से एक बार जोर से मारो और भैया फिर अपने आप को संभालते हुए आगे निकल जाओ। कॉन्सेंट्रेशन बताना है। सर कोई बोले कॉन्सेंट्रेशन, भैया कॉन्सेंट्रेशन तो सर मोलैलिटी भी हो सकती है, बेटा कुछ भी हो सकती है, लेकिन यूनिट देख लो, ऑप्शन देखो, वहां से डिसाइड करो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या बोल रहा है? मोलैरिटी बताओ। मोलैरिटी कैसे बताते हैं बेटा? तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला मैं ये वाला ले रहा हूं, कोई बोले सर ऐसे कैसे? बेटा मास नहीं दिया है तो मास वाला क्यों लूंगा? हाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका ये थोड़ा अलग है। 25 लिखा है, चलो कोई नहीं, उसको हम ये देख लो। सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना ml में ले लो, ये देख लो। सर ये देखिएगा, ये ऑलमोस्ट कैंसिल आउट करते, ये 1000 हो गया, 1000 से 1000 चला गया। सर 1000 से 1000 चला गया, 1/500 आ गया, दैट मीन्स 2/1000 आ गया, और 2/1000 को 0.002 लिख सकते हैं। तो देख लो, अब मोलैरिटी निकालने के तरीके बेटा देख लीजिए। सर कभी हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, कभी हो सकता है मास दिया हो, कभी हो सकता है मॉलिक्यूल्स दिया हो। मिली मोल्स दिए हुए हैं बेटा, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पूछ रहा है कि सर वॉल्यूम बताइए कितना रिक्वायर्ड होगा। एक बात बताओ, मिली मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बेटा अभी के अभी लिखा है, जल्दी से जल्दी शॉर्ट नोट्स पलटो। सर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ml में था, सर ये कितना है? 100। ये कितना है? 0.8। वॉल्यूम ml में कितना ले ले? सर यही तो निकालना है। वॉल्यूम अगर ml में निकालोगे तो भैया ये हो जाएगा 100 अपॉन 0.8। सर ये देख लो, 125 ml आ जाएगा, 125 ml आ जाएगा, 125 ml आ जाएगा। कर लो क्वेश्चन। अब तुमसे फॉर्मूला बेस्ड, अच्छी बात क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन बेटा, चाहे 11th का हो चाहे 12th का पोर्शन, जहां से ही पूछना है फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा। ये मास बाई वॉल्यूम दिया है। सर 2.8% मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या लिखोगे? कल ही बताया है, 2.8 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बेटा मोलैरिटी निकालने के लिए देने का इनपुट, डेटा देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है इनका। कैसे? देख लो, 2.8 ग्राम KOH। सर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जब मास दिया होता है तो क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं? वीडियो पॉज कर भाई, अटेम्प्ट कर। सर मोलैरिटी का फॉर्मूला कितना है? 2.8 अपॉन 56। अब भैया कोई बोले सर कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है। कैलकुलेशन बेटा स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़नी है जितना हो सके। ये देख लो, सर ये 1/2 आ गया, 0.5 आ गया। अब यहां पर किसी के मन में आ सकता है कि सर 10x d/m वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं। बेटा वो मास परसेंटेज के लिए बताया था, शॉर्टकट भी लगाने से पहले दिमाग भी लगाना है बेटा। वो शॉर्टकट मास परसेंटेज के लिए था, ये मास बाई वॉल्यूम के लिए है। तो यहां पर वो वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। तो भैया ध्यान रखिएगा, यहां पर वो वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। यहां देखो, अलग अलग वेराइटी के मोलैरिटी निकलवा रहा हूं। 90 मिलीग्राम है पर 100 ml, फिर से वही फॉर्मूला। मोलैरिटी की बात कर रहा है, सर वही फॉर्मूला, मास दिया है,
बस मास देने का स्टाइल और वॉल्यूम देने का स्टाइल थोड़ा अलग अलग सा है। बस सामने वाला मजे ले रहा है एकदम। भाई साहब शुरू हो जाओ। मिलीग्राम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3। सर ये देख लो सर, मोलर मास कितना होता है? 180। 1000 अपॉन सर वॉल्यूम कितना होगा ml में देखें तो 100। ये देख ले भाई। सर 90 से ये 2 चला गया। सर ये ऊपर कितना हो गया? 1/200 हो गया। ऊपर भैया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। 1/200, 1/200 को बेटा कितना बोलेंगे? 0.005। निकाल दो। अब कैलकुलेशन भैया देख लो, स्पीड पकड़ना है, यहां पर भी आराम से करना। क्यों? क्योंकि जानबूझ के लालच दे रहा है। मास बाय वॉल्यूम और मास बाय मास का मीनिंग अलग अलग था। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये कहना ये चाह रहा है कि 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। बेटा मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी कैसे निकलेगी? सर क्या लिखेंगे? अब यहां पर कोई बोले डेंसिटी का कोई यूज नहीं है, बस मजे लेने के लिए दिया गया था ताकि तुम कौन सा फॉर्मूला लगा दो? 10xD/m वाला। वो तुम्हारे एग्जाम हॉल में आके तुम्हारा ही एग्जाम खराब करके, तुम्हारे दिमाग के साथ खेल के तुम्हें एग्जाम हॉल से बाहर निकालना चाह रहा है बस। सर कितना हो गया? 10 आ गया। नहीं तो भैया जो लोग लगा देंगे 10xD/m। बेटा मास बाई वॉल्यूम है। सर जब मास परसेंटेज दिया होता है तो ही वो फॉर्मूला यूज करना है। देख लो अब तुम्हें दिखना चाहिए, अब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जो तुम्हारे मन में बौखलाहट होगी कि आखिर वो फॉर्मूला कहां यूज करना है, 29% बाई मास, तो अब यहां फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला अब यहां देखोगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 10xD/m2। सर मोलरिटी का फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये देख लेना। सर ये कितना है? सर ये 3.6 है। 10x की वैल्यू 29। सर डेंसिटी निकालनी है, ये कितना है? 98। डेंसिटी की वैल्यू निकालोगे तो 98 इंटू 3.6 अपॉन 290 ले ले। तो देख लो, इसको 100 ले लो, इसको 300 ले दो तो 1/3 हो गया। 1.2 के आसपास, 1.2 के आसपास का आंसर निकाल दो। 1.2 के आसपास राउंड ऑफ करोगे बेटा, राउंड ऑफ करो, इसको 100 ले लो, इसको 300 ले लो। 1/3 3 से डिवाइड करोगे 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 के आसपास आंसर टिक मार दो। तो फॉर्मूला कब कहां यूज होगा ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला कब कहां यूज होगा इस बात का ध्यान रखिएगा। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है। मोलालिटी दिया हुआ है, मोलर मास दिया है, डेंसिटी दी है, मोलरिटी पूछ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा अब एग्जाम हॉल में बैठ के ऐसे सोचना नहीं है कि अरे यार कौन सा फॉर्मूला बताया था यार, कौन सा, नहीं हम शॉर्टकट नहीं करेंगे। बेटा सीधा सीधा ये देखो, फॉर्मूला याद करो। अभी जस्ट लिखा है, आज के आज सारे फॉर्मूले याद करके भैया जाना है। क्लास से बाहर निकलोगे तो भैया याद रखना, सर ये सारे के सारे फॉर्मूले शॉर्टकट्स याद होने चाहिए। मोलरिटी 1000 टाइम्स, अब देख ले मोलरिटी नहीं पता, 1000 टाइम्स डेंसिटी कितनी है? 0.98 माइनस, हाँ माइनस मोलरिटी कितनी है? m। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 दिया है। सर ये कितना हो गया? 3 इज इक्वल्स टू 1000 m 980 माइनस 60 m। सर ये इधर आ जाएगा, 24 हो गया, 2940 माइनस 180 m हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1000 m हो गया। सर 2940 इज इक्वल्स टू 1180 m आ जाएगा। m की वैल्यू क्या बोलेंगे? 2940 अपॉन 1180। सर ये देख लीजिए किसके आसपास पहुंचेगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा। 3 तो कभी नहीं होगा, 3 तो कभी नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो आंसर देख लो। अब आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो बैठ के भैया एग्जाम हॉल में फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते हो भैया, जबरदस्त तरीके से टाइम निकल जाएगा आपका इस क्वेश्चन को करने में। इसीलिए आपको बोला कि ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज का ध्यान रखिएगा, इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज का ध्यान रखिएगा। अच्छा जैसे देखो, अब अच्छा क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट और इसको भी मिला दिया जाए तो देखो,
अच्छा क्वेश्चन कैसा होता है सर, 1000 ग्राम क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो बेटा, याद करो लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पढ़ो तो एक बार फटाफट, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ो। सर इसके 10 मोल दिए हुए हैं, HCl के मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना होगा सर, वॉल्यूम किस में लेंगे, लीटर्स में, और मोलैरिटी कितनी हो गई 0.76। सर ये कितना हो गया 0.19 आ गया। इसके मोल्स कितने हो गए, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो कि इसके 10 मोल दिए हैं और इसके 0.19। सर लिमिटिंग रिएजेंट जहां तक मैं देख रहा हूं सर, दोनों लोग अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, HCl। HCl विल डिसाइड कि कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। सर ये देख लो 2 मोल से कैल्शियम क्लोराइड का मास कैलकुलेट करोगे तो 111 ग्राम, तो 0.76 मोल से 0.19 मोल से ये कितना बनेगा सर, स्टोइकोमेट्री लगा दें, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0.19 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। सर देख लो अब कैलकुलेट करेंगे 111। अब कोई बोले सर फिर से कैलकुलेशन कैसे एग्जाम हॉल में करें, अरे भैया इसको 0.2 ले लेगा तो ये 0.1 हो गया, मतलब राउंड ऑफ करने आता है बेटा। इसलिए बोला मैं, देखो मुझे एज अ टीचर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ जाती है, क्योंकि कुछ लोग होंगे पता चला सर हाँ इसी का वीडियो काट के बोलेंगे अरे टीचर का गलत आंसर आ गया या आसपास, इसीलिए भाई थोड़ा एग्जैक्ट आंसर बताना पड़ जाता है, इसीलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। लेकिन तुम तो भैया एग्जाम हॉल में बैठे हो तो इसको कितना कर दोगे, 0.2 सर 0.1 हो गया, 111 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा सर, 10 के आसपास आंसर आ जाएगा। भाई देख ले 0.19 मोल है किसके, 0.19 मोल है HCl के, वो डिसाइड कर रहा है। सर इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 0.19 इंटू 111 डिवाइड बाई 2, तो एग्जैक्ट वैल्यू वही 10.4545। देख लो कर सकते हो। तो मोलैरिटी का भैया ऐसा क्वेश्चन भी लिमिटिंग रिएजेंट के साथ, ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, अगर तुम्हें रिवीजन के लिए चाहिए तो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके, पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके स्क्रीनशॉट लेके ऐसे क्वेश्चन क्या करूंगा, मोबाइल में, गैलरी में या कहीं पर भी एक फोल्डर बना सकता हूं, जहां पे भी आप देखेंगे ना बेटा टेक्नोलॉजी यूज करने वाले लोग, खाली इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, या उसको मैसेज करने के लिए थोड़ी ना यूज करनी है, लोगों को स्टॉक करने के लिए थोड़ी ना यूज करनी है बेटा, आगे बढ़ने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। तो मोल कॉन्सेप्ट का एक अपना बन जाना चाहिए, सिमिलरली सॉल्यूशन का एक अपना, ऐसे ही हर एक चैप्टर का बना लो, एक आदत डालो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सिर्फ आप फिजिक्स में ही बनाओ, बॉटनी बनाओ, जूलॉजी बनाओ कि यार ये चीजें मुझे लास्ट टाइम पे 85 क्वेश्चन करूंगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करूंगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को कर लिया तो तुम्हारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज, स्टोइकोमेट्री रिवाइज, मतलब सोच रहा है 3 चीजें रिवाइज हो गई, हो गया, कहानी खत्म। अब देख लो ये क्वेश्चन देखो, अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर रिएक्शन हो रही है, किसकी किसकी हो रही है सर, देख लीजिएगा, सोडियम आयोडाइड अगर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कितना देगा सर, AgI देगा। सर सोडियम आयोडाइड रिएक्शन गिव AgI प्लस क्या दे देगा, NaNO3, ठीक है। अब देखो सामने वाले ने रिएक्शन अपने आप से दिखना पड़ेगा, मोलैरिटी पूछ रहा है कि सर एक बात बताइए इसका कितना दिया हुआ है, इसका 4.74 ग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या यूनिटरी मेथड से या फिर हम स्टोइकोमेट्री से क्या इसका मोल्स निकाल सकते हैं, क्या इसके मोल्स निकाल सकते हैं? क्यों? सोडियम आयोडाइड का ना मोलैरिटी पूछ रहा है, तो सोडियम आयोडाइड की मोलैरिटी सर ये बताओगे, AgI की, Ag का 108 होता है, आयोडीन का 127 होता है, दोनों को जोड़ के देख लो 230, कितना हो रहा है सर, 235 हो रहा है, 235 ग्राम, यही हो रहा है 235 ग्राम। सर यहां पर इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, रिएक्शन बैलेंस्ड है। सर मुझे बताओगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaI कितना रिएक्ट किया होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaI स्टोइकोमेट्री से निकाल सकते हो बेटा, 4.74 डिवाइडेड बाई 235,
इतने ही मोल्स हुए होंगे। और ये मोल्स किसके बराबर होने चाहिए बेटा, अभी जस्ट बताया गया मोल्स का नंबर निकालना है तो भैया किसके बराबर, मोलारिटी इंटू सर वॉल्यूम किसमें, लीटर में, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम किसमें, लीटर में। सर यहां से मोलारिटी आ जाएगी, मतलब कितना हो गया, मोलारिटी नहीं पता, वॉल्यूम लीटर में लोगे तो 20/1000 हो गया, ये 50 हो गया, 50 इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। तो अच्छा क्वेश्चन होगा तो स्टोइकोमेट्री को कॉन्सेंट्रेशन टर्म से जोड़ देगा, अच्छा क्वेश्चन होगा तो स्टोइकोमेट्री को कॉन्सेंट्रेशन टर्म से जोड़ देगा। तो देख लो भैया 50 इंटू 4.74 डिवाइडेड बाई 235, सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0008, हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, मतलब 1.008 1 मोलारिटी आ जाएगी। इनडायरेक्ट में यही कहना चाहता है। बट निकालने का तरीका देखो, पहले तुमने क्या यूज करवाया तुमसे, सर पहले तुमसे स्टोइकोमेट्री यूज कराया, इसको बोलते हैं बेटा मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। पहले स्टोइकोमेट्री यूज कराया, फिर क्या यूज करवाया, कॉन्सेंट्रेशन। पूछने का तरीका देख लो, मैंने तो ऐसे बता दिया, तुम एग्जाम हॉल में ऐसे सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे तुम्हें डिसाइड करना है, और डिसाइड भी नहीं, आदत डालनी है। हाँ ऐसा नहीं कमेंट कर रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता यार, अरे मास्टर लोग ज्यादा पढ़ाते हैं, जानता है भाई, ये सब में टाइम मत वेस्ट कर देना भैया। देख लो मोलारिटी का क्वेश्चन मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, तो मेरी तरफ से भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे। अब आज, हाँ कल संडे का भैया होमवर्क है, संडे का होमवर्क है, 6 दिनों के अंदर क्लास के अंदर और डीपीपी के अंदर जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आपको लगे हैं उसका स्क्रीनशॉट लोगे या उसका कहीं ना कहीं मोबाइल में फोल्डर बनाओगे, उसका फोटो हो चाहे ना हो, अपना फोटो हो चाहे ना हो मोबाइल में, चाहे मतलब मम्मी पापा घर का फोटो, किसी दोस्त का फोटो हो चाहे ना हो, भैया मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन छांट के रख लेना अभी से ही। ये बता रहा हूं जनवरी में ही, क्योंकि अप्रैल में जाके सर पता ही नहीं चलेगा रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे लोग जो पुराने बैच से पढ़ने को पता ही नहीं है रिवीजन कौन से कैसे करें, नोट्स कैसे पलटे, इसीलिए बोल रहा हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां मल्टी कॉन्सेप्ट है और यही सब क्वेश्चन आया वहीं पर डिफिकल्टी चालू। देखो सर यहां से आप देखेंगे तो यहां पर एनसीईआरटी के थ्रू सिलेबस एंड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अब हम लोग थोड़े तूफानी लोग हैं, हम लोग कहां ऐसे जाने देंगे, कुछ कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ बड़ी बड़ी बातें मैं आपसे भी बात करने वाला, ध्यान से देखिएगा। सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक और टर्म आता है जिसका नाम होता है फॉर्मेलिटी, जिसका नाम होता है फॉर्मेलिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। फॉर्मेलिटी की बात करें तो फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन बेटा पता है किसके लिए होता है, सर ये कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कुछ नहीं, मोलारिटी के बराबर होता है। पहले का टर्म है मोलारिटी ऑफ आयनिक सॉलिड सॉल्यूशन। पहले आयनिक सॉलिड्स के सॉल्यूशंस के लिए फॉर्मेलिटी वर्ड यूज करते थे, आज के टाइम पर आप भी वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिएगा। फॉर्मेलिटी कोई पूछे तो डरिएगा मत। मोलारिटी ऑफ NaCl को मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है कि मोलारिटी ऑफ NaCl लिखा है, मोलारिटी ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन कहीं लिखा हुआ है तो इसको बेटा हो सकता है एग्जाम हॉल में फॉर्मेलिटी का नाम दे दे, हो सकता है एग्जाम हॉल में इसका नाम क्या रख दे, फॉर्मेलिटी का नाम रख दे कि फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl। तो बेटा इतना ही मीनिंग है इसका, इसके अलावा बस फॉर्मेलिटी पूरे करने आया था। होता है ना कुछ दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जिनके हम आदमी जाते हैं, अंदर से गाली दे रहे होते हैं लेकिन हाँ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं बुआ जी मौसी जी, मतलब हाँ हाँ नहीं नहीं आपके आपके आपने ये तो बताया था मुझे कि ऐसे पढ़ना है, मौसी को फॉलो कर रहा। अंदर ही अंदर आनी भली मन से क्या ही बोल रहा है उसको छोड़ दो, फॉर्मेलिटी पूरी करता है। वैसे यहाँ फॉर्मेलिटी हमने पूरी कर दी NaCl इस टाइप के लोगों की। एक टर्म और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सर स्ट्रेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। ये क्या बताता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो इट रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्मल लोगों की जिंदगी की तरह बताता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में मास ऑफ कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके बारे में कौन बताएगा, तो वो बताता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भाई साहब, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कुछ नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है लीटर्स में।
ये ग्राम में होगा, ये लीटर में। कोई पूछे स्ट्रेंथ की बारे, तो स्ट्रेंथ के बारे में यूनिट देख लो, यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर। अच्छा, इसको देख के तुम मोलारिटी के साथ रिलेट कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन, मैं ऐसे लिख भी देता हूं, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये कैसे हो गया गाइस, चमत्कार कैसे। मोलारिटी का फॉर्मूला ये देखो, मोलारिटी क्या है बेटा, वॉल्यूम लीटर्स में लिख दिया। ऐसा कर दूं सर, इसको क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। मतलब डिराइव तो नहीं करना था, लेकिन हाँ बस कर दिया भाई। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद रखना, मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो देख लो, हो जाएगा सर, श्योर है, देख लो सर। अब आपका मोल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के हिसाब से तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड कुछ चीजें और भी जो मुझे लगती हैं आपको बतानी है। जैसे एक कॉन्सेप्ट और होता है, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ग्राम कॉन्सेप्ट। ग्राम कॉन्सेप्ट, ग्राम कॉन्सेप्ट क्या है सर, ग्राम कॉन्सेप्ट भी नाम से लग रहा हो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नहीं। ग्राम कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बेटा, ये भी किसके बराबर है सर, इसको भी मोल कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। मतलब ये देख लो, याद रखना, अगर ध्यान सुनना, इफ ग्राम इज, अगर ग्राम यूज कर दिया, या जी इज ग्राम या फिर जी, ग्राम या फिर जी, इफ ग्राम इज यूज्ड एज प्रीफिक्स देन इट रिप्रेजेंट्स, तब वो किसको रिप्रेजेंट करता है, देन इट रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्राम इज या जी इज यूज्ड एज प्रीफिक्स, देन इट रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट कर देता है। मतलब सर याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है सर, 2 ग्राम है। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2 ग्राम, ऐसे लिखा है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ग्राम सिंपल सा आया था, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहां पर मॉलिक्यूल के आगे लगा है, प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज हो रहा है बेटा, तो यहां मास को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर रिप्रेजेंट करता है 2 ग्राम मॉलिक्यूल जो होगा बेटा, वो सिंपल होगा सर, किसके बराबर होगा सर, 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये डिफरेंस याद रखिएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो वहां डरिएगा मत, कहीं हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है और 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया है, दोनों को सिमिलर मत मान लीजिएगा भाई साहब, दोनों की कहानी अलग अलग है। 8 ग्राम ये मास बता रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बता रहा है कितना है 8 ग्राम, ये बता रहा है। लेकिन अगर 8 ग्राम एटम बोल रहा है तो दैट इज 8 मोल एटम, सर 8 मोल एटम बोल रहा है। याद रखिएगा, जब भी ग्राम आए तो बेटा अब हम वो कर रहे हैं जो एनसीईआरटी से बाहर है या एनसीईआरटी में नहीं मिलता है, उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। ग्राम कॉन्सेप्ट कि अगर ग्राम या जी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, देन इट रिप्रेजेंट्स मोल, किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल को रिप्रेजेंट करेगा। डन। अच्छा, छोटी छोटी बातें ध्यान सुनना। अब ग्राम निकाल लिया, तो ग्राम निकालने के लिए अब साइड बाय साइड देखो, हर एक चीज का अलग अलग तरीका। जैसे अब यहां पर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम्स निकाल सकते हैं, ग्राम मतलब ग्राम निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं, इस तरह से। तो अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या कहता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या कहता है, ये ध्यान सुनना अपने पास। ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बारे में बात करेगा, तो देख लो,
ग्राम इक्विवेलेंट किसके बारे में बात करता है? सुनना सर, नंबर ऑफ जैसे मोल्स निकालते थे ना, जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालते हो। ये अलग क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा एक नई चीज आती है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे सर, सिमिलरली ये देखो, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, या इक्विवेलेंट्स भी लोग बोल देते हैं, तो बेटा जो मर्जी आप बोलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, इसको बोलते हैं गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास को W और इक्विवेलेंट मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? E से। गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इससे डिफाइन होता है कि भैया गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अच्छा एक चीज, इक्विवेलेंट मास क्या है सर? इक्विवेलेंट मास क्या है? क्योंकि बेटा अगर देखो मोलर मास होता तो नंबर ऑफ मोल्स आता, अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, मोल्स निकालना है तो मोलर मास से, इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट मास से। सर यहां से देख, कोई बोले सर इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा? तो बेटा इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वहां पर याद रखना सर, वो किसके बराबर होगा? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। व्हाट इज एन फैक्टर? ध्यान से देखना बेटा, अब मैं पहले एन फैक्टर बताऊंगा, उससे पहले एक चीज बता दूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पे फिर से आते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे होगा? ये देख लो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सर गिवन मास अपॉन, इसको लिख सकता हूं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सर इसको क्या लिखूंगा? सर इसको हम लोग एन फैक्टर लिख देंगे। सर यहां से एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपने पिछले इस हफ्ते में पूरे के पूरे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपने क्या निकाला है? सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये फैक्टर यूज करना शुरू कीजिए। मतलब आपको इक्विवेलेंट किसी का निकालना है तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स निकालने आता है सर, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर कूद के उधर चला गया। सर इसको क्या बोलते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास को एन नंबर ऑफ मोल्स। तो आप नंबर ऑफ मोल्स अगर जानते हैं किसी का, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए मेहनत नहीं करनी है। अगर आप मोलर मास किसी का जानते हैं तो उसके लिए भी सर, इक्विवेलेंट मास के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी है। करना क्या है? बस एक चीज जाननी है, वो क्या है सर? एन फैक्टर की। एन फैक्टर क्या होता है बेटा? ध्यान सुनना, एन फैक्टर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। एन फैक्टर जो होता है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। सबसे पहले अगर बात करें एटम के लिए, तो एटम के लिए एन फैक्टर होता है बेटा उसकी वैलेंसी। एटम के लिए बात करेंगे तो उसकी क्या आएगी? वैलेंसी। एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन पहले सुन लो, एटम के लिए उसकी वैलेंसी। आयंस की बात करेंगे तो आयंस के लिए होता है बेटा, ये मॉड लगा हुआ है, चार्जेस ऑन आयंस। अगर एसिड्स के लिए बात करेंगे तो एसिड्स के लिए हम बोलते हैं, एसिड्स के लिए हम लोग बोल देते हैं कि नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड। और जितना H+ आयन रिलीज करता है बेटा, इसी को एसिड की क्या बोल दी जाती है? बेसिसिटी बोल दी जाती है। इसी को एसिड की बेसिसिटी बोल दी जाती है। अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस के केस में नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज्ड, नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू एसिडिटी हो जाएगी। सर लास्ट वन जो हमें जानना है इस चैप्टर में, इसके बाद जिनका इन फैक्टर जानना है बेटा, ये फिर से कॉन्सेप्ट मिलेगा रेडॉक्स में, तो वहां पर मैं, तुम्हें पता ही है, मैं एक चीज को अब इस टाइम पर तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा दो बार, चार्ज ऑन कटायन और एनायन। देख लो आप, एन फैक्टर देख लो। एन फैक्टर क्या है? तो सर एक सिंपल सा एक नंबर का टेबल है, हर एक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से। एन फैक्टर जस्ट अ नंबर जो क्या डिसाइड करता है, जैसे ऑक्सीजन एटम दिया है बेटा, ऑक्सीजन एटम का एन फैक्टर कोई पूछ दे तो एन फैक्टर कितना होगा? सर उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। वैलेंसी कितनी होती है? -2, -2 का मॉड लगाओगे 2 आ जाएगा। अगर हम बात करें इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, मोलर मास देखोगे 16 ग्राम। लेकिन इक्विवेलेंट मास बात करोगे तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास इज सर 16/2 कितना हो जाएगा?
अगर ऑक्सीजन के बदले एल्यूमिनियम दिया होता तो एल्यूमिनियम में देख लो एन फैक्टर कितना होता, एन फैक्टर कितना होता है एल्यूमिनियम में, एन फैक्टर 3। सर एल्यूमिनियम का कितनी वैलेंसी होती है, +3, तो वो निकाल दो। मोलर मास देख लो, मोलर मास एल्यूमिनियम का क्या है सर 27 ग्राम। सर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा 27/3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 27/3 9 हो जाएगा। तो देख लो एल्यूमिनियम का मास। सर आप इक्विवेलेंट मास किसी का भी निकाल सकते हो, याद रखिएगा किसी का भी, जैसे मैंने एटम का बताया। अगर आपको ये दे देता हूं, ये देखो इसका एन फैक्टर कितना होगा सर, एन फैक्टर कितना हो गया 2। सर मोलर मास कितना होता है ऐसे आयरन का, आयरन का मोलर मास बेटा 56 ग्राम। सर कोई बोल दे इक्विवेलेंट मास बताओ, तो इक्विवेलेंट मास बता देना। इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 56/2 हो गया, 56/2 हो गया, कितना हो गया 28 ग्राम हो गया, 56/2 28 ग्राम हो गया। आयरन +2 के बदले क्या कर दो, आयरन +3 लगा दो। अब बताओ आयरन +3 सर एन फैक्टर कितना होगा, मोलर मास कितना होगा। सर मोलर मास तो फिक्स रहेगा, लेकिन क्योंकि आयंस के केस में बेटा क्या लेते, चार्ज ऑन आयंस, मतलब आयंस का जो चार्ज है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव लेंगे। बेटा ये मॉड है, मॉड का मतलब निगेटिव का पॉजिटिव, तो भैया ये देख ले इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 56/3, ये आ जाएगा। देखो मोलर मास फिक्स्ड है, इक्विवेलेंट मास आयरन का मोलर मास फिक्स्ड है ना। इक्विवेलेंट मास देखो फेरस में अलग है, फेरिक में अलग है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। देख लीजिए सर आपको आयंस के बदले क्या दे दिया जाए, एसिड्स दे दिया जाए या बेसिस दे दिए जाए, तो एसिड्स के केस में एन फैक्टर कैसे निकालोगे। सर एसिड HCl है, HCl का एन फैक्टर कितना होगा, तुमको क्या लगता है कितना H+ देगा 1। सर इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मोलर मास बाई 1। H2SO4 एन फैक्टर बेटा कितना सर 2, सॉरी 2। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा सर, जितने भी आप अलग अलग, मैं यहां पर ही करा रहा हूं बेटा इस उम्मीद से कि आप रेडॉक्स में जब टाइट्रेशन कराने आऊंगा, रेडॉक्स में जब टाइट्रेशन कराने आऊंगा तो आपको इन सबका ये 5 लोगों का एन फैक्टर आपको आता होगा, क्योंकि रेडॉक्स की टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी एन फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो भैया देख लीजिएगा, अगर आपको भैया फास्फोरस के एसिड दे दिए जाए, फास्फोरस के एसिड दे दिए जाए तो इनके केस में याद रखिएगा, फास्फोरस के एसिड दे दिए जाए तो इनके केस में याद रखिएगा H3PO4 चाहे H3PO3, यहां पर फास्फोरस के एसिड दिए हुए H3PO2, ये देख लो। अगर इन तीनों को देखोगे तो H3PO4 हो चाहे H3PO3 हो चाहे H3PO2, देखने में लगता है कि सर सब जगह 3-3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन रिलीज होगा, बट रियल में क्या होता है बेटा, रिलीज करने वाला हाइड्रोजन ये वाला होता है। इसका एन फैक्टर देखोगे, अगर एन फैक्टर देखोगे तो एन फैक्टर से आप डिसाइड कर लो इसका कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मोलर मास बाई 3। सर इसका एन फैक्टर देख लो, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि सर वो क्या है सर, फास्फोरस से अटैच्ड है। आयनाइजेबल हाइड्रोजन बेटा कौन सा होगा, जो H+ के फॉर्म में निकलेगा, वो हाइड्रोजन बेटा जो पोलराइजेबल है, मतलब जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या गैप ज्यादा होता है। तो देखने में लगता है कि 3 हाइड्रोजन है, हर एक जगह यही होगा, नहीं सर, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाई 2। ये देख लो एन फैक्टर, इसके केस में देखोगे तो सर स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो, सर इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, है तीनों फास्फोरस के ही एसिड्स, लेकिन सबके लिए अलग अलग। अच्छा कुछ लोगों का तो बेटा एसिड का स्ट्रक्चर देख के भी नहीं बता सकते। जैसे एक बात बताओ, जैसे ये, चलो बेस का ही बता ही दो पहले, NaOH, NaOH का एन फैक्टर कितना होगा बेटा, NaOH का एन फैक्टर कितना OH माइनस देगा 1। सर इसका इक्विवेलेंट मास किसके बराबर हो गया, मोलर मास के बराबर। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, तो ये बेटा कितना हो जाएगा इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2, कितना H+ OH माइनस देगा
सर इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मोलर मास बाई 2, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाई 2 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते चले जाइए ऐसे। अच्छा यहां पर देखो, इसका इन फैक्टर देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है, इसका इन फैक्टर कितना होगा, लग रहा है ना 3, बट बेटा ये होता नहीं है 3, देख लो H3BO3। सर इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बेटा बहुत वीक एसिड होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है ये। आपको जो भी आईज के लिए आप जो बोलते हैं ना, आईज के लिए जो सफाई करने का काम, डिसइंफेक्टेंट करने का काम आता है, जैसे चश्मा साफ करना है, उस समय देखो कि बोरिक एसिड के कंपाउंड मिल जाएंगे। बोरिक एसिड क्या होता है, इसका इन फैक्टर देखोगे, देखने में लग रहा है कि OH देगा 3, नहीं, ये इतना वीक एसिड है ना कि भैया इसको पानी भी क्या करता है, सर ये क्या कर देता है, पानी से क्या करा देता है, ये देखो पानी से H+ रिलीज करा देता है। इसीलिए इसका एन फैक्टर हम लोग कितना ले लेते हैं, इसका एन फैक्टर हम लोग 1 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि सर इसके केस में देख लो मोलर मास बाई 1 आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाई 1 आ जाएगा। तो बोरिक एसिड, सर याद रखिएगा बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं, मतलब कभी कभी रिएक्शन देख के भी डिसाइड होता है, जैसे जरूरी नहीं है अगर H3PO4 अगर डायरेक्ट पूछेगा तो एन फैक्टर 3 लोगे, लेकिन अगर मान लो H3PO4 की रिएक्शन दे दी बेटा, अगर आपकी रिएक्शन दे दी, अगर ऐसा करके रिएक्शन दे दिया, अगर आपको ऐसा रिएक्शन दे दिया, अगर इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में H3PO4 का इन फैक्टर कितना है, अगर डायरेक्ट पूछेगा तब तो आप 3 लोगे, लेकिन अगर रिएक्शन दे दिया तो हो सकता है 3 ना भी हो। जैसे इस रिएक्शन में देखोगे H3PO4 एक ही H+ दे रहा है, H2PO4 बना रहा है, तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो गया सर, 1 हो गया। सर यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, तो ऐसा नहीं है जिसके पास 3 एन फैक्टर वो हमेशा 3 ही देगा, 2 होगा तो 2 होगा, हो सकता है कहीं कहीं रिएक्शन भी दी हो, तो रिएक्शन देख के डिसाइड कर लो कितना H+ दे रहा है, रिएक्शन देख के डिसाइड कर लो कितना OH- दे रहा है। सर आपका आयंस का देख लो, आयंस का हो गया, एसिड्स का हो गया, सर सॉल्ट्स की बात है तो सॉल्ट्स का इन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सॉल्ट्स के लिए इन फैक्टर कैसे, कोई भी सॉल्ट दिया है तो उसका इन फैक्टर बेटा ऐसे निकाला जाता है, ये देखो FeCl3 है, तो इसको बेटा अब मैं तो सीधा ये तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं, लेकिन आपको दिखना चाहिए भैया, तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्रिस क्रॉस मेथड आपको डे 1 पे बोला था रिवाइज कर लो। सर आयरन +3 होगा Fe+3, सर यहां पर इसका एन फैक्टर अगर निकालोगे तो इसका एन फैक्टर किसके बराबर होगा, इसका एन फैक्टर किसके बराबर होगा 3 के। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, मोलर मास बाई कितना आ जाएगा 3, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास बाई 3, तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाई 3 ऐसे कर लो, ये चीजें हो जाएंगी। सर एन फैक्टर कैसे निकाला, चार्ज निकालना है, कोई बोले सर कटायन पे कि एनायन पे, बेटा सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल होता है, आयरन का चार्ज देखो +3 या फिर क्लोरीन का चार्ज देखो -1, लेकिन 3 क्लोरीन है बेटा, 3 क्लोरीन है भूलना मत, सर -1 है, ये देखो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट में सर कैल्शियम पे कितना होता है +2, सल्फेट पे कितना होता है -2, एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2 के। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास बाई 2, निकाल लोगे, डन। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास बाई 2, तो ये ध्यान रखिएगा इक्विवेलेंट मास निकाल सकते। सॉल्ट कोई भी दिया हो, सॉल्ट कोई भी दिया हो, जैसे ये देखो, चलो इसका इन फैक्टर बताओ, अब मैं तोड़ के नहीं लिखूंगा बेटा, अब ऑब्वियस है आप खुद से सोचोगे, अब अपने हिसाब से इसका इन फैक्टर बताओ, इन फैक्टर बताओ। सॉल्ट के केस में किसी एक साइड का चार्ज निकाल लो, चाहे कटायन का निकाल लो चाहे एनायन का निकाल लो। अब इसको तोड़ दे रहा हूं, लेकिन बेटा कोशिश करना बिना तोड़े आप इसका इन फैक्टर बता पाओ। इसका इन फैक्टर कितना होगा सॉल्ट का, किसी एक का चार्ज ले लो, सर इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मोलर मास बाई 3, इसका देख लो, इसको तोड़ दो, या फिर सर इसका एन फैक्टर कितना ले लेंगे, एन फैक्टर कितना ले लेंगे, तो एन फैक्टर क्या होगा 6 होगा, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाई 6 होगा। बस ऐसी चीजें करनी, यही चीजें करनी है तुम्हें, बस इसी को अटेम्प्ट करो, निकाल लो।
हो जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, मैंने तुम्हें स्टार्ट कहां से किया, ग्राम इक्विवेलेंट से। हम मूल कॉन्सेप्ट निकाल रहे थे, मोल्स निकाल रहे थे, मोल्स के साथ साथ एक नई चीज ऐड कर ली एंड दैट इज व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट। मोल्स की तरह ही है, बस थोड़ा अलग है, यहां इक्विवेलेंट मास आ जाता है। मतलब किसी के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो या तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कर दो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट किसी के निकालने हैं बेटा, आप आसानी से निकाल सकते हो। ये देख लो, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे तुमसे कोई बोले ये बताओ 2 मोल्स ऑफ, अगर H2SO4 दिया है, क्या इसको कितने ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हो? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना बोलोगे? सर मोल्स दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एन फैक्टर से, और एन फैक्टर कितना है H2SO4 का? 2, तो भैया मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं ऐसा दे रहा हूं 4 मोल्स ऑफ AlCl3, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3 निकाल सकते हो? AlCl3 निकाल सकते हो? निकाल दो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3 निकाल दो, कितना हो जाएगा? सर यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4 इंटू क्या कर देंगे, चार्ज मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्ट है तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा उल्टा दिया हो तो, कहीं पर ऐसा दिया हो तो 15 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 15 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, मुझे बता दो मोल्स, बता दो मोल्स ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। सर मोल्स कितने होंगे? अगर 15 ग्राम इक्विवेलेंट दिए हैं तो मोल्स कितने होंगे? मुझे बस ये बता दो, अगर 15 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं तो भैया मोल्स कितने होंगे? सीधा सीधा क्या करो, उसका एन फैक्टर बेटा कितना है? सर 15/2 कर दूं? सर 15/2, यहां पर 20/2, कैसे? एन फैक्टर देख लो। सर अगर आप मोल से ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मल्टीप्लाई करते हो, मोल से ग्राम इक्विवेलेंट है, देख लो। अगर आपको बेटा मोल से ग्राम इक्विवेलेंट के लिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भैया मोल्स के इधर जाने के लिए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उधर से इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां क्या कर रहे? एन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी का भी, एसिड का हो, बेस का हो, सॉल्ट का हो, एटम का हो, आयंस का हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर निकाल सकते हो बेटा, तब हम लोग अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ चलेंगे, तब हम लोग अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ चलेंगे, और वही हमारा लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा, जिसके ऊपर यहां से चालू होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। बेटा कल से जो चालू हुआ है आज कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा, रेडॉक्स में आएगा, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते, तीनों के तीनों भाई एक दूसरे में याद आएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट आज आया है, सॉल्यूशन में भी आएगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी आएगा, तो कोशिश करिएगा जितना हो सके साथ साथ बने रहे, ये चीजों को रिवाइज करें। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म और आपका लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, अरे यार तुम यार पीछे जाओ यार, तुम्हें सबसे लास्ट में बताना था, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद तुम यहां आओ पहले। हाँ ठीक है, चलो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मेलिटी बोला जाता है, नॉर्मेलिटी बोली जाती है। नॉर्मेलिटी क्या है? तो सर नॉर्मेलिटी की बात हम लोग यहां पर करेंगे। क्या होता है नॉर्मेलिटी? सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर एन। द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर आप नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखते हो तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट, ध्यान सुनिएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, number of gram equivalents of solute present in 1 liter या फिर 1000 ml of solution।
1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, नॉर्मेलिटी उसको रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है बेटा, अगर आप नॉर्मेलिटी की बात करोगे तो नॉर्मेलिटी जो होता है, नॉर्मेलिटी की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लेंगे, लीटर्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सर देख, अब इसको हम लोग नॉर्मेलिटी का यूनिट कोई पूछेगा तो यूनिट क्या लेंगे, तो यूनिट याद रखिएगा, यहां पर भी देख लो सर, इसको क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो यहां पर हम लोग सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन, या फिर इसको क्या लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं, कैपिटल एन। अब यहां पर भी सेम चीज है, यहां से भी एक चीज निकाल दो। अब फॉर्मूला निकालना है तो बेटा यहां से सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने। अब यहां पर भी चलो पहले ये कर लेते हैं, मतलब जो नॉर्मेलिटी सिंपल जैसे मोलारिटी करते थे, मोलारिटी में क्या था, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में बेटा बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कैसे सर, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को आप ये लिख सकते हो, क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को अभी आपने लिखना सीखा था क्या, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को ही क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू। बेटा आपको नॉर्मेलिटी के लिए अलग से मेहनत नहीं करने, अगर सामने वाले की मोलरिटी पता है तो आप भैया किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। मतलब जो चीज आपने मोलरिटी के लिए करी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वहां पर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते थे, सॉरी वहां नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, यहां पर अगर आपसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, जो फॉर्मूला उधर आता था एग्जैक्टली इधर भी वही आएगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर्स। अब अगर आप मिली इक्विवेलेंट्स निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकालना चाहते हो, तो भैया मिली इक्विवेलेंट्स के लिए जैसे वहां सॉल्यूट के मोल्स निकलते थे, यहां पर मिली इक्विवेलेंट्स निकलेंगे, बस यहां नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या करोगे, एमएल में पुट कर दोगे। अगर यहां भी डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन होता है, अगर यहां भी डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वहां पर आप क्या करते थे, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, यहां पर भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और इसीलिए यहां पर n1 इंटू वी1 इज इक्वल्स टू n2 इंटू वी2, n1 इंटू वी1 इज इक्वल्स टू n2 इंटू वी2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऐसे निकल जाते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए बेटा हमें कुछ नहीं करना, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, किसी की मोलारिटी आती है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अदरवाइज नॉर्मेलिटी का कोई बड़ा फॉर्मूला पूछ दे, कोई बोले कि सर नहीं सर आप ना उस तरह से मत करो, सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, किसमें, लीटर्स में। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम अगर एमएल में ले लोगे तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। अगर भैया कोई बोले नहीं सर मुझे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने ही निकालने हैं, मोलारिटी का कोई नॉर्मल फॉर्मूला बताओ, तो सर नॉर्मल फॉर्मूला मोलारिटी इनटू, सर आपको अगर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद करके ही जाना है एग्जाम हॉल में तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का, मिली इक्विवेलेंट्स निकालने का, डाइल्यूशन का केस, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसीलिए ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना, एन फैक्टर का कैलकुलेशन पहले मैंने बताया कि आप देख लो, एन फैक्टर क्या एक नंबर है, मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आता है, मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ सॉरी मोलारिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। डन सर, नॉर्मेलिटी कुछ नहीं। अब आप देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हो, सर ऑक्जेलिक एसिड किसको बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड देखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड ये होता है मतलब H2C2O4। इसका एन फैक्टर देखेंगे तो एन फैक्टर बेटा ये क्या होता है, एन फैक्टर कितना होता है, 2। ऑक्जेलिक एसिड टूटता है 2H+ देता है,
C2O4-2, इसको ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं। मैं इसी बहाने बता दूं आपको, क्योंकि हमेशा बार बार आएगा, रेडॉक्स में भी आएगा, इधर भी आएगा, कहीं भी आए। अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पूछ रहा है, 500 ml बताना है, 0.05 N नॉर्मेलिटी। सर एक काम करो, अमाउंट ऑफ, एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी दी हुई है, क्या कैसे मास कैसे निकालेंगे? तो मास कैसे निकलेगा? क्या हम ऐसा कर सकते? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऐसे बताया था, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, मोलारिटी के फॉर्मूले में n फैक्टर से मल्टीप्लाई। ये देख लो नॉर्मेलिटी कितनी है सर, मास ही तो निकालना है। सर इसका मोलर मास कितना होगा? H2C2O4 का मोलर मास कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 26 हो गया, और ये कितना हो गया? 22, 24 और 64, तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। सर ये कितना आ गया? मोलर मास कितना आ गया? 90 हो गया, इंटू 1000, वॉल्यूम कितना है? 500 ml, इंटू एन फैक्टर। बेटा एन फैक्टर कितना है? 2। सर ये देख लो, ये 2 हो गया, सर ये 4 हो गया। W2 की वैल्यू 0.05 इंटू 90 डिवाइड बाई क्या आ गया? 4 आ गया, इंटू 90 डिवाइड बाई क्या आ गया? 4 आ गया। यही होगा शायद, यही होगा। अब देख लीजिए सर, यहां पर कितना आ जाएगा? 0 से 0 चला गया, 45 बाई कितना आ गया? 40। सर 9/8 आ जाएगा, 9/8 ग्राम जितना भी आए सर, 9/8 ग्राम, जो भी कैलकुलेशन करके वैल्यू एग्जैक्ट आए कर लो कैलकुलेट। आपने क्या किया? मोलारिटी के फॉर्मूले में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एन फैक्टर से। कोई बोले सर ये सब तो बेटा ये ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4, H2C2O4 2H प्लस देता है, ऑक्जिलेट आयन बनता है। मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो भैया ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लो। अभी जस्ट बताया गया है डाइल्यूशन का केस या कॉन्सेंट्रेशन का केस। आपकी मोलारिटी और वॉल्यूम शुरुआत की दी हुई है, मोलारिटी दी हुई है, अच्छा मोलारिटी दी है, तब तो मोलारिटी में भी डाइल्यूशन का केस पूछ रहा है कि आप बताइए अगर आपकी मोलारिटी इतनी है, इसमें कितना पानी ऐड करेंगे, कितना पानी ऐड करेंगे कि आपकी मोलारिटी बाद में इतनी हो जाए, कितना पानी ऐड करें, डाइल्यूट कितना करें। मतलब आपका वॉल्यूम V1 दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, मोलारिटी दी हुई है 0.5 m दिया हुआ है, V2 की वैल्यू बता दीजिए, M2 की वैल्यू बेटा कितनी दी है? 0.1 m दिया हुआ है। M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 कर दो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 0.5 इंटू 100 कर दो, 0.1 इंटू वॉल्यूम कर दो। सर ये देख लो 5 हो गया। सर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई? 500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम की वैल्यू 500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, वॉल्यूम की वैल्यू 500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। डन। अब तुम बोलोगे सर यही आंसर है, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, वो तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम है। तुम इनिशियली कहां थे? यहां पर थे। फाइनल कहां पहुंच गए? यहां पर। तुमने पानी कितना ऐड किया, वाटर कितना ऐड किया? बेटा पहले से 100 था तो तुमने 400 ही ऐड किया होगा ना। पानी कितना ऐड किया? तो 400 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया। कितना पानी ऐड किया? 400। कितना पानी ऐड किया? 400 सेंटीमीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब। सर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जस्ट शॉर्टकट बताया था, नॉर्मलिटी के फॉर्मूला, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर हो जाएगा। अगर आपको डेंसिटी दी हुई है तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? 10xy, डेंसिटी y दी है, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो 98 आ जाएगा। एन फैक्टर H2SO4 का कितना आ जाएगा? नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन निकाल दो। सर 10xy इंटू क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी निकालनी है, डेंसिटी दी हुई है। सर 10xd/m था, 10xd/m, डेंसिटी के बदले y लिखा है। सर m मोलर मास, नॉर्मलिटी पूछ रहा है मल्टीप्लाई कर दे, नॉर्मलिटी पूछ रहा है मल्टीप्लाई कर दो। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जब सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लिए तो अब आओ कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जब कर रहे होते हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में 2 टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। मैंने इसको सबसे लास्ट में इसलिए कराया क्योंकि भाई साहब सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने के बाद इसको करने का मजा ही अलग है। 2 टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट
और एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ध्यान से देखना आपने बात, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब सर जहां पर वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है, मतलब वॉल्यूम टर्म जहां भी इन्वॉल्व होगा, जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होगा, समझ जाना। जैसे कौन सा, मोलरिटी हो गया, ये देखो मोलरिटी हो गया, टेम्परेचर के हिसाब से ये क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करेंगे। स्ट्रेंथ हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, सर आपका मास बाई वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाई मास हो गया। सर ये देख लो, सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया। सर कुछ भी आप निकालना चाहते हो, जहां भी वॉल्यूम टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। सर टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट जहां भी वॉल्यूम टर्म आता है। क्यों? क्योंकि भैया इसका रीजन है, जैसे जैसे, क्यों ऐसा, रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करते हो ना बेटा तो वॉल्यूम चेंज होता है, इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कहलाते हैं। मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, जो भी है, जहां भी वॉल्यूम का टर्म आ गया समझ जाओ वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से होंगे सर, जहां पर कोई वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है। मतलब सर वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, दैट मींस कि सर उसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो सर, जैसे एग्जांपल में देख लो, कौन सा, मोलालिटी देख लो। सर आप डॉक्टर बनोगे तो भैया मोलालिटी में आंसर, मतलब मोलालिटी में दवाई लिखोगे ना तो वो क्या होगा कि इंडिया से लेके अंटार्कटिका में भी चले जाओगे तो वैलिड रहेगा। टेम्परेचर के चेंज होने से दवाई चेंज नहीं होगी। लेकिन ये वाला मोलारिटी में लिख दोगे, अगर तुम मोलारिटी का दवाई लिखोगे तो हो सकता है कि भैया लद्दाख में जाओ वहां चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलालिटी जो होगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। देखा होगा ना सीरीज, जैसे दवाइयों में कुछ दवाइयां फ्रिज में रखी होती हैं, क्यों भाई, गर्म हो जाएगा, गया गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन वही कैप्सूल्स पड़े होते हैं, क्योंकि मोलालिटी का काम होता है, उधर आराम से पड़ा है, मास बाई मास में आराम से, क्योंकि मास वाले टर्म्स में टेंशन नहीं होती है, मास बाई मास वाले टर्म्स में टेंशन नहीं होती है। आप आराम से बैठे हुए, मोल फ्रैक्शन में कोई टेंशन नहीं है, इसको टेम्परेचर से मतलब ही नहीं है। सर आप देख लो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 मोल है, हाँ 2 मोल है, शुरू से लेकर लास्ट तक 2 मोल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोलालिटी भैया फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम टर्म डिपेंडेंट है, वॉल्यूम टर्म अगर एडेड है तो भैया टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर से ये चेंज होते हैं। डन हो जाएंगे। चलो भैया अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जिसको मैं अवॉइड कर रहा था बार बार। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म वेरीज विथ टेम्परेचर, कौन सा वेरी करेगा सर, कौन सा वेरी करेगा? सीधा सीधा दिख रहा है सर, मोलारिटी वेरी करेगा भाई, मोलारिटी वेरी करेगा, बाकी लोग क्यों वेरी करेंगे, मोलारिटी वेरी करेगा सर, मोलारिटी अपना वेरी करेगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, फिर तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। हाँ यार आज मैं सोचा था एनसीईआरटी से चालू करूंगा, चलो कोई नहीं, मंडे को देखता हूँ। ऊपर से सैटरडे की क्लास में सुना कि फिजिक्स की क्लास भी होगी, पहले मैं सोचा था फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, फिर कोई बोल रहा था फिजिक्स की क्लास होगी, अब लंबा भी नहीं खींच पा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, जितना होगा आज कर लेंगे, मंडे को भैया हाँ कर लेंगे, मंडे को खत्म कर लेंगे। मंडे को बचा ही क्या है, बस चैप्टर का शुरुआत वाला एनसीईआरटी वाला पोर्शन, थ्योरी मंडे को एकदम सत्संग करेंगे, न्यूमेरिकल से ब्रेक लेंगे, ट्यूसडे से फिर न्यूमेरिकल चालू करेंगे, ठीक है। हाँ मंडे को एकदम कहानियां चलेंगी चरक की, हाँ बड़ी बड़ी बातें चलेंगी बड़े बड़े साइंटिस्ट की, वो सब करेंगे। मंडे को ये सब नहीं करेंगे यार, बहुत मन थक जाता है, दिमाग है यार थक जाता है। देख ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन हो रहा है SO2Cl2 का, ये रिएक्शन से बन रहा है। तुम खुद बता दो, 1 मोल अगर SO2Cl2 का लेते हैं तो इसका कितना बनता है, 1 मोल, और इसका कितना बनता है, 2 मोल, यही बनेगा। ये बोल रहा है कि सर आप ये बता दीजिए कितने मोल्स ऑफ SO2Cl2 यूज करेंगे, कितने मोल्स ऑफ SO2Cl2 करेंगे कि आपके पास उन सारे एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 16 मोल NaOH देना पड़े। अगर मैं इसका x मोल ले लूं, SO2Cl2 का अगर x मोल ले लूं तो बेटा H2SO4 के कितने मोल्स बनेंगे, H2SO4 के कितने मोल्स बनेंगे, x मोल, और इसके कितने बनेंगे, 2x मोल, यही बनेगा। सर अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं x मोल्स ऑफ SO2Cl2 used, सर मोल्स ऑफ
HCl कितना बनेगा सर 2x, मोल्स ऑफ HCl फॉर्म कितना होगा 2x, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना बनेगा, तो मोल्स ऑफ H2SO4 फॉर्म कितना होगा, तो सर ये कितना होगा x होगा, ये 2x हो गया, ये x हो गया। अब तुम बोलो सर न्यूट्रलाइजेशन, बेटा अगर तुम खुद बताओ, अगर NaOH आएगा तो NaOH बेटा एक H प्लस देगा, एक OH माइनस देगा। NaOH प्लस NaCl जब रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस वाटर, इसका एक मोल है तो इसका एक मोल है तो इसका एक मोल रिक्वायर्ड है, तो इसके 2x मोल के लिए, इसके 2x मोल के लिए बताओगे इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके 2x मोल के लिए इसके कितने रूल्स रिक्वायर्ड होंगे, 2x मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होगा। मैं इतना टाइम पास कर करके लिख रहा हूं, लेकिन हाँ जिन लोगों को लगता है रिएक्शन आपको दिख रही होगी बेटा, रिएक्शन आपको दिख रही होगी। अब वैसे NaOH को अगर HCl H2SO4 से रिएक्ट कराओगे, ये देख लो सर, इसके एक मोल H2SO4 के लिए इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, 2 मोल, तो इसके x मोल के लिए इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे NaOH के, कैलकुलेट करोगे इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2x मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होंगे, 2x मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होगा। तुम खुद बता दो टोटल मोल्स NaOH के कितने रिक्वायर्ड होंगे, NaOH के टोटल मोल्स रिक्वायर्ड कितने हैं सर, आपको 2x प्लस 2x और इसकी वैल्यू कितनी दी है 16, 4x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब SO2Cl2 के बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे 4, पक्का कर लोगे, हो जाएगा। चलो तो ये भैया, अब आते हैं इक्विवेलेंट मास। बेटा पहले जो है इक्विवेलेंट मास जो होता था ना, इक्विवेलेंट मास पहले किसी और तरीके से निकालते थे। आज के टाइम पर n फैक्टर करके आप इक्विवेलेंट मास बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो। पहले इक्विवेलेंट मास को हम डिस्क्राइब करते थे या कैलकुलेट करते थे, ध्यान सुनना कैसे कैलकुलेट करते थे। मान लो मेरा इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो पता है कैसे निकालते थे कि मेरा इक्विवेलेंट मास कितना होगा, पता है क्या करते थे, देखते थे कि सर का कितना मास 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। सर का मान लो मेरा 10 ग्राम कितना मास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंबाइन कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, कंबाइंस और डिस्प्लेसेस दो चीज। मेरा कितना मास 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, या फिर 108 ग्राम सर सिल्वर से रिएक्ट कर रहा है। मतलब अगर मेरा 20 ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, दैट मींस मेरा इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 20 ग्राम। जैसे मान लो कोई ऐसे लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा है, ये देखो मेटल ऑक्साइड है। अब मुझे नहीं पता मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, बस ये बोल रहा है कि मेटल ऑक्साइड का 60 ग्राम मेटल कंबाइन कर रहा है, 60 ग्राम मेटल कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। जस्ट सोचो, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा यहां तो कोई एन फैक्टर निकालने का तरीका नहीं बचा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहां पर एन फैक्टर। इस केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। मेटल ऑक्साइड का मास दिया है 60 ग्राम मेटल कंबाइंस विद सर 60 ग्राम मेटल कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सर कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करें, तो सर एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ। ये देखो क्वेश्चन लिख देता हूं यहां सॉल्यूशन। ये देखो आपको क्या बोला मैंने, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 60 ग्राम ऑफ मेटल। सर 1 ग्राम कितना कंबाइन करेगा 60/32। और अगर बात करता हूं मैं किसके, सर अगर मैं बात करूं 8 ग्राम की, 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मेटल से रिएक्ट करेगा, सर 8 ग्राम मेटल कितने से करेगा 15 ग्राम ऑफ मेटल, 15 ग्राम ऑफ मेटल। यही क्या हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा।
तो याद रखिएगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस कर रहा है कितना, 60 ग्राम से। तो आप क्या करते हो, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ देख लो, या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ देख लो, या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ देख लो, या फिर 108 ग्राम सिल्वर के साथ देख लो। इसके साथ देख लो, आंसर निकल जाएगा, हो जाएगा। ये देखना, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर, इसका मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तुम खुद बता दो, 0.1 ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय, अब यहां यूनिटरी मेथड लगा लो बेटा, यहां पर एन फैक्टर नहीं दिया है सर, 2.4 ग्राम मेटल। आप यूनिटरी मेथड लगा लो, वीडियो पॉज करके देख लो भैया। 1 ग्राम कितने से होगा सर, 1 ग्राम 24 से होगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही जिससे रिएक्ट कर जाता है वही उसका क्या हो जाता है बेटा, इक्विवेलेंट मास हो जाता है। एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल लिख सकते हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल लिख सकते हो। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कर दो सर, इक्विवेलेंट मास ऐसे निकल जाता है। टोटल मेटालिक क्लोराइड का मास देखो कितना है, 74.5। वीडियो पॉज करो बेटा, अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी कर लो सर। 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड है। मुझे नहीं पता मेटल का फॉर्मूला, मेटालिक क्लोराइड का फॉर्मूला, बस ये बता दिया गया है कि इसमें से 35 ग्राम जो है 35.5 ग्राम क्लोरीन है। तो बेटा बचा हुआ मास किसका होगा, अगर 74.5 में से 34.5 माइनस कर दोगे तो दैट विल बी 39 ग्राम ना। हाँ मतलब नहीं, 39 नहीं, 74 है ना, 35.5, 35.5, 39 ग्राम ऑफ मेटल। अब तुम डेफिनेशन को खुद ही डिसाइड कर ले रहे हो। 39 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, 35.5 ग्राम क्लोरीन से, मतलब यही क्या हो गया, 39 ग्राम ही क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया। क्योंकि आप क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कितना रिएक्ट करते हो, यही आपका क्या कहलाता है सर, इक्विवेलेंट मास। चाहे 1 ग्राम हाइड्रोजन देख लो, चाहे 8 ग्राम ऑक्सीजन देख लो, चाहे 35.5 ग्राम क्लोरीन देख लो। बेटा एक बहुत सुंदर सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एलिमेंट का मास दिया हुआ है, B1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, B2 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड, मतलब क्लोराइड का मास जो है B2 ग्राम। देख लो B2 ग्राम जो है किसका मास है सर, एलिमेंट क्लोराइड का, उसका क्लोराइड का मास है। B2 ग्राम क्लोराइड का मास है, उसमें से B1 ग्राम किसका मास है, एलिमेंट का। सर क्लोरीन का मास कितना हो गया, क्लोरीन का मास कितना हो गया, कितना हो गया, टोटल B2 में से B1 ग्राम एलिमेंट कंबाइन कर रहा है कितने से। अब यहां पर यूनिटरी मेथड लगा दो बेटा, ये देख लो B1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, सॉरी B1 ग्राम लिख रहा हूं, B2 माइनस B1 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विथ B1 ग्राम ऑफ एलिमेंट। अगर वो B1 ग्राम ऑफ एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है तो भैया 1 ग्राम कितने से होगा सर, B1 अपॉन B2 माइनस B1 ग्राम एलिमेंट से। और मुझे क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बताया गया है कि 35.5 ग्राम क्लोरीन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, B1 अपॉन B2 माइनस B1 इंटू क्या करूंगा 35.5 कर दूंगा। ये जो मास आएगा यही क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट होगा B1 अपॉन B2 माइनस B1 इंटू 35.5। देख लो, तो इक्विवेलेंट मास हो गया। अब भैया सारा का सारा एनसीईआरटी वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा। एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, बहुत छोटी सी, आपको मॉड्यूल में दिख जाएगा, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इल्ड में बता चुका हूं। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब कुछ नहीं, जैसे मान लो यहां से क्लोरीन रिएक्ट किया तो क्लोरीन से क्या बना, KClO। अब यहां प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट किसी का फिर से रिएक्टेंट बन गया, रिएक्टेंट बना तो यहां से KClO3 बन गया, यहां का प्रोडक्ट यहां का रिएक्टेंट बन गया, तो सर ऐसे करके यहां पर ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन किसको बोलते हैं कि जहां पर आप लाइन से लिंक्ड रिएक्शन को बोला जाए, लिंक्ड रिएक्शन को, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन बिकम्स द रिएक्टेंट ऑफ सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन ऐसे
सीरीज से होती चली जाती हैं, तो आपको कैलकुलेट करने में, मतलब जो स्टोइकोमेट्री आप एक बार लगाते थे उसको 2 बार 3 बार लगाना है। इल्ड के क्वेश्चन में मैंने ऐसे कराया था, सीक्वेंस वाला रिएक्शन, एक रिएक्शन फिर अगला रिएक्शन फिर अगला रिएक्शन, ऐसे करके इल्ड निकलवाया था। वही है सीक्वेंशियल रिएक्शन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड पूछ रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, अगर आप 1 मोल एसिड लेते हो, 1 मोल एसिड, सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? अब चाहूं तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकता हूं, यील्ड भी ऐड कर सकता हूं। जैसे देख लो S8 है, 8O2 8SO2, पहला स्टेप ये करूंगा, इसके 1 मोल से पहले ये बताओ, इसके 1 मोल से इसके कितने बनेंगे? 8 मोल्स बनेंगे। तो सर स्टेप 1 में पहला काम मैंने क्या किया, 1 मोल एसिड से क्या बनाया? 8 मोल। अब स्टेप 2 में चले जाओ, सीक्वेंशियल का मतलब कुछ नहीं भैया, इधर से इधर आ गए। सर यहां 2 मोल से कितने बन रहे हैं? 2SO3। सर 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो भैया 8 मोल से कितने बनेंगे? सर 8 मोल से कितने बनेंगे? 8 मोल बनेंगे। बस इसी को बोलते बेटा सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसी को बोल देते सीक्वेंशियल रिएक्शन। चलो भाई, आज एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, बड़े अरमान थे मेरे एनसीईआरटी कराने के, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आज मुझे जहां तक पता है, बाकी अगर बड़ा अफसोस होगा कि अगर फिजिक्स का लेक्चर नहीं जाएगा, तो मुझे जो बताया गया है वो यही बताया गया कि फिजिक्स का लेक्चर जा रहा है, तो इसलिए मैं अपने लेक्चर को उसी ड्यूरेशन में रख रहा हूँ जो क्लास का ड्यूरेशन है। कोई बात नहीं, संडे मंडे को आराम से बेटा आप संडे तक सारा कुछ रिवाइज कर लेना। अच्छे क्वेश्चंस का मैंने बोला गूगल ड्राइव हो गया या मोबाइल में गैलरी में अंदर अपना स्टोर कर लेना। मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस बेटा, जितने एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मंडे को हम लोग बेटा एनसीईआरटी से चैप्टर को शुरू करेंगे। मंडे से बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मंडे को मुझे नहीं लगता कि मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, हाँ थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और 1-2 चीजें एएमयू और मोल की हैं वो करा के फिर आपको फ्री कर दूंगा। मंडे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप पिछले मंडे से और अगले मंडे के बीच में अगर एक मोल कॉन्सेप्ट जैसा चैप्टर साथ साथ में बन के कंप्लीट कर ले रहे हो, प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर ले रहे हो, तो ये बहुत प्राउड की बात है बेटा। उम्मीद करते हैं जल्दी मिलेंगे मंडे को, तब तक पढ़ते रहिए। संडे को भैया प्लीज अच्छे क्वेश्चंस को हाईलाइट कीजिए, रिवीजन कीजिए। संडे को भी बैकलॉग मत कीजिए, बिकॉज संडे भी इंपॉर्टेंट है। संडे इज नॉट द रेस्ट डे, संडे इज लाइक कि सर अभी इस साल का संडे जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, टिल योर फाइनल संडे, तब तक आपका रेस्ट डे नहीं है। चुपचाप पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो। ओके, तो मिलते हैं मंडे को, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, एंजॉय करो, एनसीईआरटी पढ़ो। बाय बाय।